अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था, सही है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइंस क्या है, ठीक है। साइंस का जो इल्म है वो हासिल करना कैसा है और साइंस हमें क्या सिखाती है। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि साइंस जो है वो कुदरती मादनियात, कुदरती जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सोचना, गौर और फ़िक्र करना और उसके मुताबिक नज़रिया पेश करने का नाम साइंस है, सही है। साइंस में ऐसा होता है कि हम कोई भी मालूमात हासिल करते हैं, उस मालूमात की बुनियाद पे अपने नज़रिए को पेश करते हैं, सही है। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो दो वर्ड्स की बुनियाद पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। वो वर्ड्स हैं डिडक्शन, ठीक है, और इसको थोड़ा सा साइड पे ले लेते हैं। वो वर्ड्स हैं डिडक्शन और इन्फेरेंस, ठीक है। वो वर्ड्स कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं डिडक्शन और इन्फेरेंस। डिडक्शन को हम उर्दू में इस्तखराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तखराज, इस्तखराज, ठीक है। डिडक्शन को उर्दू में इस्तखराज भी कहते हैं। उसके अलावा इन्फेरेंस को उर्दू में हम इस्तंबात कहते हैं। अच्छा जी, इस्तखराज, इस्तंबात, दोनों लफ्ज़ 6 क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है। पर ये आपको समझाने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डिडक्शन क्या है। बच्चों देखो, डिडक्शन जो है वो दरअसल साइंटिफिक मेथड यानी कि साइंसी तरीक़ेकार जानने का तरीका है। बात समझ में आ रही है? साइंसी तरीक़ेकार जानने का जो तरीका है वो क्या है? वो है डिडक्शन। अब साइंसी तरीक़ेकार क्या है? साइंसी तरीक़ेकार साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं जिनको, ठीक है। साइंटिफिक मेथड कौन से हैं? साइंटिफिक मेथड सबसे पहला आता है साइंटिफिक मेथड्स में आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोथेसिस, उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट और फिर कोई भी रिज़ल्ट, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ आती है थ्योरी। अच्छा बच्चों, 5 क्लास से सारे बच्चे 6 क्लास में आए हैं, कोई एक टर्म इसमें से ऐसी नहीं होगी जिसके बारे में आप लोग जानते हो। बात समझ में आ रही है? हर चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। डिडक्शन क्या है बच्चों? दरअसल डिडक्शन जो है बार बार इन प्रोसेस से गुज़रने का नाम और कोई रिज़ल्ट लेने का नाम डिडक्शन है, जिसको इस्तखराज भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस क्या हैं दरअसल? देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा, उर्दू में इसको मुशाहिदा कहते हैं। मुशाहिदा यानी गौर व फ़िक्र करना। गौर व फ़िक्र हम कैसे करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन की मदद से। सेंस ऑर्गन की मदद से गौर व फ़िक्र करना, ठीक है। अच्छा, सेंस ऑर्गन कौन कौन से? आइज़, नोज़, टंग, एयर और स्किन। आँखों की मदद से हम देखते हैं, ठीक है। कान की मदद से हम सुनते हैं, नाक की मदद से हम सूंघते हैं, जबकि स्किन की मदद से हम महसूस करते हैं और ज़बान की मदद से हम चखते हैं। इसका मतलब जब हम किसी चीज़ पे भी गौर व फ़िक्र करते हैं तो हम इन 5 चीज़ों का सबसे पहले यूज़ करते हैं, सही है। या तो उसको छू कर चेक करेंगे,
सही है, बात समझ में आ रही है। आग जलती हुई देखी। अब सबसे पहले किसी को नहीं पता आग क्या है, हमने उसको छू के चेक किया। सही है, क्यों? क्योंकि उसको उठा के चख नहीं सकते। सही है, उसको देख सकते हैं, देख के चेक किया हमने, देखने से हमें पता चला ये रोशनी भी देती है। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने सुन के चेक किया, कोई आवाज़ आ रही है उसमें से, तो आवाज़ आग में से नहीं आ रही। बात समझ में आ रही है। जैसे मोमबत्ती जल रही होती है, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, और जो आवाज़ आ रही होती है वो दरअसल आग की नहीं, बल्कि उसकी जो बत्ती होती है, इनकी वो जो धागा होता है उसके बार बार जलने की आवाज़ आ रही होती है। आग की कोई आवाज़ नहीं है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती आग। तो हमने सुन के चेक किया, नहीं है। सूंघने से जलने की वजह से स्मेल आ रही है। सही है, चख हम उसको सकते नहीं है। अब हमने उसको छू के चेक किया। जब हमने छू के चेक किया तो हमें लगा गर्म है। तो हमारे जहन में गौर फिक्र के बाद दो चीज़ें आई। दो पहली चीज़ें क्या आई? आँखों से देखा कि वो रोशनी दे रही है, और फिर छू कर देखा वो क्या है? गर्म है। ये जो है सेंस ऑर्गन की मदद से जो गौर फिक्र हमने की है, उसके मुताबिक, अपनी गौर फिक्र के मुताबिक कोई राय कायम करना। ठीक है, इधर लिख देते हैं। मुशाहिदे के मुताबिक कोई राय कायम करना। ठीक है, ये राय पहली भी हो सकती है, यानी कि पहली राय, सबसे पहली राय जो आपके दिमाग में आती है ऑब्जर्वेशन के बाद, सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हुए जब हम चीज़ों पे गौर व फिक्र शुरू करते हैं। सेंस ऑर्गन समझ में आ गए सबके? सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, इससे आपके लिए ये समझना आसान होगा। ठीक है, तो बेसिकली गौर व फिक्र का नाम क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए हमने किसी चीज़ पे ऑब्ज़र्व कर लिया। अब आप बोल रहे हो कि सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर लिया, एक बच्चे को जो है वो मलेरिया हो गया। ठीक है, मलेरिया होगा, उसमें कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ करें जो पता चले कि उसको मलेरिया हुआ है? देखने से तो पता ही नहीं चल रहा उस बच्चे को क्या हुआ है। ठीक है, छूने से भी नहीं पता चला बुखार है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसको मलेरिया ही है एग्जैक्टली? छूने से पता चल गया भाई टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब बुखार होगा। बात समझ में आ रही है? देखने से पता चल गया ठंड लग रही है, क्या पता इसको सर्दी हो लग गई हो, या फिर क्या पता मलेरिया हो। बात समझ में आ रही है? सूंघना, इसमें कुछ है ही नहीं। उसके अलावा आपका देख रहे हैं, सुनने से, कोई सुनने का भी इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, सूंघने का भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि हम छू के देख के ही कोई राय कायम करते हैं। बात समझ में आ रही है? बाकी 3 सेंस और सेंसेस भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आग में कौन सी गैस है, क्या है, आग से क्या गैस निकलती है, कैसे पता चलेगा? हमने स्मेल किया तो हमें बदबू आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई गैस आग से निकल रही है। यानी कि हम कोई भी मुशाहिदा करते हैं, जब भी चीज़ों पर गौर व फिक्र शुरू करते हैं, तो हम किसकी मदद लेते हैं? अपने सेंस ऑर्गन की। अब कभी कभार ऐसा होता है कि सेंस ऑर्गन हमारे उस जगह यूज़ करने के लायक नहीं होते। अब हम क्या करें? जैसे कि जरासीम को देखना हो कि जी फ़लाँ चीज़ जो पड़ी हुई है उसमें जरासीम है, हमें आँख से वो नज़र ही नहीं आ रहे, छूने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, चख हम सकते हैं कि वो जरासीम है, सूंघने से भी कोई रद्द-ए-अमल पेश नहीं आ रहा। सूंघने से आप नहीं बता सकते कि इसमें जरासीम है, छूने से आप नहीं बता सकते कि इसमें जरासीम है। उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की या मैग्नीफाइंग गिलास की। सही, यानी कि जो ऐसा गिलास जो कि आपको चीज़ को 10 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाता है। बात समझ में आ रही है? जब हमारा सेंस ऑर्गन काम करना छोड़ देता है, यानी कि ऐसी चीज़ पर हम गौर व फिक्र करें जिसमें सेंस ऑर्गन वर्कआउट नहीं कर रहा होता, काम नहीं कर रहा होता, तो फिर वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी डिवाइस की। डिवाइस कौन कौन से होते हैं? जिस तरह जरासीम को देखने के लिए, जर्म्स को देखने के लिए, हमारे पास क्या होता है? मैग्नीफाइंग गिलास होता है, मैग्नीफाइंग गिलास। या माइक्रोस्कोप कह लें। ठीक है, जम्स को देखने के लिए हम यूज़ करें, क्यों? क्योंकि जम्स हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते। बात समझ में आ रही है? सुनने के लिए दिल की धड़कन को कैसे सुने? बात समझ में आ रही है? तो दिल की धड़कन जो हम हाथ रख के सुन रहे होते हैं वो धड़कन नहीं होती, धड़कन की एक लिमिट होती है।
सही है। जो कि डॉक्टर जो एक आला यूज़ करता है, आपने देखा होगा, वो कान पे लगाते हैं और फिर आपके सीने पर लगा कर चेक करते हैं, वो आला कहलाता है स्टेथोस्कोप। क्या कहलाता है वो? स्टेथोस्कोप। इसकी मदद से हम क्या सुनते हैं? दिल की धड़कन सुनते हैं। बात समझ में आ गई? स्टेथोस्कोप की मदद से हम क्या सुन रहे होते हैं? दिल की धड़कन सुन रहे होते हैं। तो हम जब भी किसी चीज़ पर मुशाहिदा करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, सबसे पहले अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हंसी आज़ा का, सेंस ऑर्गन को हंसी आज़ा भी कहते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो चीज़ हमें उसके इस्तेमाल से पता चल रही होती है, जैसे कि छू के देखा, हाँ भाई इस बच्चे को बीमार है, वो ये बच्चा बीमार है, या कोई भी बड़ा है वो बीमार है, छू के ये पता चल गया। या किसी चीज़ को छुआ, हाँ इसका टेम्परेचर इतना है, जैसे कि चाय हमारे पास आती है, हम बोलते हैं भाई ये चाय तो ठंडी है, छू के हम मुशाहिदा कर लेते हैं, गौर कर लेते हैं कि ये चाय ठंडी है, और हम बोलते हैं भाई हमें गर्म चाय रिक्वायर है। तो हम किसी भी चीज़ के बारे में जब ही बता सकते हैं जब हमने उस पर गौर व फिक्र किया हो। और गौर व फिक्र हम दो चीज़ों की मदद से करते हैं। पहली चीज़ अपने 5 सेंस ऑर्गन, देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की मदद से। और दूसरी चीज़, जब हमारे सेंस ऑर्गन काम करना छोड़ देते हैं, ऐसे मुकाम पर हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? डिवाइस की। काम करना छोड़ देने से मतलब ये है, यानी कि उस चीज़ पर ये सेंस ऑर्गन कोई भी रद्द अमल पेश नहीं कर सकते। सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी राय कायम, कोई भी गौर व फिक्र नहीं कर सकते। जिस तरह जम्स की मिसाल है, सही है, जम्स हमें दिख ही नहीं सकते। हमारे सेंस ऑर्गन आँख यूज़ करने का फ़ायदा है कि हम बार बार उसको देखने की कोशिश करें कि 10 बार देखेंगे तो शायद जम्स दिख जाएंगे, नहीं। अब इस मुकाम पर हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? डिवाइस की। और डिवाइस हमने मैग्नीफाइंग ग्लास या आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो बच्चों को समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन गौर व फिक्र का नाम है, और गौर व फिक्र हम अपने सेंस ऑर्गन की मदद से करते हैं। सेंस ऑर्गन सब बच्चों ने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में। अब सेंस ऑर्गन अगर कहीं पे काम ना करें, यानी कि हम सोचते सोचते थक गए कि अब क्या है, ये तो ना छूने में पता चल रहा है, ना चखने में पता चल रहा है, ना सूंघने में पता चल रहा है, ना देखने में पता चल रहा है, अब क्या करें? अब हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? डिवाइस की हेल्प लेनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? अब जब हमने गौर व फिक्र कर लिया, किसी भी चीज़ पे हमने गौर किया, फिक्र किया कि आखिर इस चीज़ में क्या हो रहा है, चाहे वो सेंस ऑर्गन की वजह से या डिवाइस की मदद से, फिर हम उसके मुताबिक कोई राय देते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक क्या देते हैं? कोई राय देते हैं। जैसे कि मेरे पास चाय आई, चाय मैंने पी, और पीने के बाद मुझे वो चाय फीकी लगी। तो मुझे फीकी कब लगी? मैंने ज़बान से चखा, सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल किया और ऑब्जर्वेशन कायम कर दी, मुशाहिदा कर दिया, गौर व फिक्र कर दिया कि मैंने उसको चख लिया। अब मुझे लग रहा है चाय फीकी है। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि चाय क्या है? फीकी है। ये मैंने गौर करके बता दिया कि भाई मैंने जो चाय पी है वो फीकी है। ठीक है, अब जो है मैं राय क्या कायम करूँगा? राय में ये कायम करूँगा कि शायद बनाने वाला जो है वो चीनी भूल गया होगा। अब समझ में आ रही है? चीनी डालना भूल गया होगा चाय में, ये मैंने राय कायम कर ली। तो जो भी चीज़ आपने सोची है, जिस भी चीज़ के बारे में सोचा है, उसके मुताबिक जो आप राय कायम करते हो, मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कोई राय कायम करना हाइपोथेसिस है। आज समझ में आएगा हाइपोथेसिस क्या है? अब हाइपोथेसिस हर बार सही नहीं होती, सही है, ये गलत भी हो सकती है और सही भी। ठीक है, ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। क्या चीज़? हमारी हाइपोथेसिस, जिसको हम उर्दू में कियास भी बोलते हैं। अब मैंने किसी चीज़ पे गौर व फिक्र की, उसके बाद मैंने बता दिया कि भाई ये हाइपोथेसिस है। बच्चे को छुआ, छू के ऑब्जर्वेशन क्या निकाली कि ये बच्चा गर्म हो रहा है। ठीक है, अब जब इसका बच्चे का टेम्परेचर गर्म हो रहा है तो मैंने हाइपोथेसिस क्या दी कि इस बच्चे को बुखार है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस बच्चे को क्या है? बुखार है। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। मैंने जो भी तजुर्बा किया है, मैंने जो भी राय कायम की है, तजुर्बा भी नहीं किया, सॉरी, मैंने जो भी राय कायम की है
उसको मैं साबित कैसे करूं, यानी कि जो मैंने सोचा है वो सही है या नहीं है, उसको मैं कैसे साबित करूं। यानी कि मेरे पास जो चाय आई थी, मैंने कह दिया कि जी वो फीकी है। हाइपोथेसिस क्या निकाली कि चाय बनाने वाला चीनी डालना भूल गया होगा। एक्सपेरिमेंट में क्या करूँगा, मैं जाके चाय वाले से पूछूंगा जिसने भी चाय बनाई है, और मैं उसके लिए ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं तजुर्बा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, तजुर्बा कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजुर्बा करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट का मतलब है तजुर्बा करना। तजुर्बा क्यों करते हैं हम, तजुर्बा दरअसल हम अपने जो भी राय हमने निकाली है, अपने ऑब्ज़र्वेशन के बाद, मुशाहिदे के बाद जो भी राय निकाली है, उसको साबित करने के लिए कि आया ये राय जो हमने निकाली है वो सही है या गलत है, उसके लिए हम क्या करते हैं, तजुर्बा करते हैं। अपनी राय साबित करने के लिए तजुर्बा करते हैं, ठीक है। कोई भी राय हमने निकाली, जिस तरह हमने कह दिया कि छुआ बच्चे को, ठीक है, हमें लगा इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो ये हमने मुशाहिदा किया, हमने गौर कर लिया इस बच्चे का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है। हाइपोथेसिस, राय क्या दी, क्या पता इस बच्चे को बुखार हो, क्या पता ये धूप में से आ रहा हो, ठीक है, या क्या पता जो है ये किचन में हो जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है ज़ाहिरी तौर पे वो बढ़ गया है। ये 3 राय हमने कायम कर दी। बात समझ में आ रही है। अब एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, यानी कि हम तजुर्बा क्या करें ऐसा जो हमें पता चले कि आया इस बच्चे की तबीयत ख़राब है, या फिर ये जो इसका जो ज़ाहिरी तौर पे ये गर्म हो रहा है, इसका जो टेम्परेचर दर्जे हरारत बढ़ा हुआ है वो धूप में घूमने की वजह से या किचन में ज़्यादा देर रहने की वजह से बढ़ा हुआ है। इसके लिए हमें कोई तजुर्बा करना पड़ेगा, सही है, यानी कि प्रैक्टिकली अमली तौर पे कुछ करना पड़ेगा और अपने राय को साबित करना पड़ेगा, सही है। जैसे एक टैंक की एग्जांपल लें अगर हम, तो टैंक हमारे पास आया, हमने कहा कि ये खट्टा भी है, ये मीठा भी है, ये ठंडा भी है, ठीक है। इन तीनों के लिए हमने जो भी ऑब्जर्वेशन गौर किया है वो किस बुनियाद पे किया है, हमने अपने सेंस ऑर्गन की बुनियाद पे किया है, चख कर किया। इसी तरह चीज़ों को हम छू कर, देख कर और सूंघ कर और सुन कर भी कोई ना कोई मुशाहिदा करते हैं। अब हमने मुशाहिदा कर लिया कि ये जो टैंक है ये ठंडा है, मीठा है और खट्टा है। बात समझ में आ गई। और एक और चीज़ हमने निकाली कि ये जो है ये माया की शक्ल में, यानी कि ये लिक्विड है, ये कोई सॉलिड या गैस नहीं है बल्कि ये लिक्विड है। बात समझ में आ गई। ये हम किस बुनियाद पे कर रहे हैं, ये हम सेंस ऑर्गन की बुनियाद पे कर रहे हैं। आगे जब हम चलते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस क्या है, अब हाइपोथेसिस इसमें से कैसे निकलेगी। मैंने राय कायम की कि इसमें यकीनन खट्टा करने के लिए टाटरी डली हुई है, सही है, या खट्टा करने के लिए इसमें कोई और चीज़ नींबू डला हुआ है, सही है, मीठा करने के लिए इसमें शहद डला हुआ है, या मीठा करने के लिए इसमें चीनी डली हुई है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, उसके अलावा लिक्विड के लिए इसमें पानी डला हुआ हो सकता है, या फिर हो सकता है इन तीनों में से कोई भी चीज़ ना डली हो, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कीनू एक लिया हो और उसका जूस निकाल लिया हो, यानी कि ये फ्रेश जूस हो। बात समझ में आ रही है। ये है हाइपोथेसिस, यानी कि हमने अपने सेंस ऑर्गन की मदद से, और सेंस ऑर्गन अगर उस चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, गौर व फिक्र नहीं हो पा रही सेंस ऑर्गन की मदद से, तो हम डिवाइस का यूज़ करके जो भी मुशाहिदा निकालते हैं, जिस भी चीज़ पे गौर करते हैं, उसके लिए हमने राय कायम कर दी, ठीक है। टैंक की अगर एग्जाम्पल जो हम लेकर चल रहे थे, उसमें हमने राय क्या काम की कि या तो इसमें चीनी टैंक डला हुआ है, या चीनी नहीं तो इसमें नींबू और वो डला हुआ है, क्या शहद डला हुआ है, यानी कि इसमें कोई ना कोई चीज़ डली हुई है। लेकिन क्या चीज़ डली हुई है ये हमें नहीं पता। तो ऐसी चीज़ जिसके लिए हम कंफर्म नहीं होते, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यही चीज़ डली हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यास, यानी हाइपोथेसिस। यानी कि ये मेरी राय तो है जो मैंने गौर व फिक्र किया है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये जो राय है ये सही हो, ये गलत भी हो सकती है। अब मैं कैसे साबित करूं कि ये राय सही है या गलत है, उसके लिए मुझे तजुर्बा कर कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मुझे उस टैंक में से तजुर्बा करना पड़ेगा। तजुर्बा मैं चीज़ों की बुनियाद पर करूं, यानी कि या तो मैं टैंक वाले के पास जाऊं और उससे कहूं कि भाई ये जो आपने शरबत मुझे दिया, ये शरबत कैसा है, ठीक है, ये शरबत आपने कैसे बनाया। तजुर्बा जो है वो
अपनी राय को अमली, अमली यानी अमल करके, तौर पर साबित अपनी राय को अमली तौर पे करके, अमली तौर पर करके, करने से समझ रहे हैं आप, यानी कि तजुर्बा करना है, अमली तौर पर करके उसको कियास यानी हाइपोथेसिस से मिलाना। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, मैंने उसमें चीनी डाली, मैंने उसमें टैंग डाला और उसको मिला दिया। सही है, एक राय मैंने ये कायम की थी, राय जो मैंने कायम की थी कि जी मैं ये जो शरबत मेरे पास आया इसमें टैंग, चीनी और पानी डाला हुआ, इस वजह से ये ऐसा है। एक राय मैंने कायम की कि इसमें शहद, पानी और नींबू डाला हुआ, इस वजह से ये ऐसा है, यानी कि इसका कलर इस वजह से ऑरेंज है थोड़ा सा। और एक राय मैंने कायम की कि ये फ्रेश जूस है। तो अब मैं इन तीनों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करूँगा, तजुर्बे करूँगा। सही है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि मैंने टैंग लिया, चीनी ली, पानी ली, उनको घोला, रख दिया, ठीक है, रख दिया साइड पे। अब उसके बाद फिर मैंने शहद लिया, शहद के साथ मैंने नींबू लिया, ठीक है, उनको भी पानी के साथ घोला और साइड पर रख दिया। फिर मैंने फ्रेश ऑरेंज लिया और उस ऑरेंज को क्रश करके यानी कि उसका जूस निकाल लिया। मेरे पास तीनों जूस आ गए, यानी कि जो मैंने 3 राय कायम की थी उस शरबत के मुताबिक, वो तीनों राय मेरे पास तजुर्बे की शक्ल में आ गई। सही है, तो अपनी राय को तजुर्बे की शक्ल देना वो क्या है, तजुर्बा कहलाता है, तजुर्बा करना। सही है, तजुर्बा हमने कर लिया कि हमने ये दे दिया। अब ये तजुर्बा सही है या नहीं है, ये हम किससे मिलाएंगे, राय से मिलाएंगे। यानी कि पहले वाला जो शरबत था उसको मैंने चखा, ठीक है, उसका टेस्ट मैंने दिमाग में बिठा लिया, अपने मुंह में बिठा लिया। अब जो मेरे पास अलग अलग 3 शरबत हैं, शहद वाला, टैंग वाला और एक फ्रेश ऑरेंज वाला, मैं उनको चखूँगा और उनमें से जिस शरबत का जायका उस पहले वाले शरबत से जिसके बारे में मैंने राय कायम करती थी वो सेम होगा, तो इसका मतलब है मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि मैंने जो राय कायम की है उसके मुताबिक भी कुछ ऐसा ही आंसर आ रहा था, ऐसा ही नतीजा निकल रहा था, और मेरे तजुर्बे के मुताबिक भी कुछ इसी तरह का नतीजा निकल रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर ऐसा होता है कि वो तीनों के तीनों तजुर्बे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तीनों के तीनों जो है तजुर्बे वो ख़राब हो जाते हैं, यानी कि जो तीनों तजुर्बे थे और फ्रेश ऑरेंज और टैंग वाला और शहद वाला वो तीनों बेकार, ठीक है, बल्कि एक नया तजुर्बा यानी कि वो जूस जो है वो नए तरीके से बना था। किस तरीके से बना था, आपने देखा होगा रमज़ानों में एक पैकेट आते हैं जूस के, ठीक है, उसमें ना चीनी डालने की ज़रूरत पड़ती है ना अलग से कुछ डालना पड़ता है, बस पानी लो, वो मिलाओ और जूस तैयार, बाकायदा ज़्यादा भी बन जाता है और आप ज़्यादा तेज़ करना चाहें वो कम भी बन जाता है। उसमें हमें बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट वो पैकेट डालते हैं और जूस तैयार हो जाता है। टैंग नहीं होता, वो टैंग में हमें चीनी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके एक्सपेरिमेंट गलत आते हैं, जब भी कोई मसला नहीं है, इसका मतलब ये है आइंदा अगर कोई भी वो बंदा उस किस्म का शरबत देखता है, यानी कि जो भी चीज़ जो भी राय दी है किसी ने, अगर कोई भी उस चीज़ को दोबारा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है तो वो उन चीज़ों को नहीं करेगा जिसकी वजह से वो राय गलत साबित हो रही थी, यानी कि सही रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था। कहने का मकसद ये है कि जो हमने शरबत बनाए थे 3, वो तीनों के तीनों बेकार, बल्कि उसके लिए एक नया तरीका था, तीनों की तीनों बेकार। अब अगली बार अगर कोई किसी शरबत पे गौर व फिक्र करना शुरू करता है तो वो इन तीनों को नहीं लेगा। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ शरबत के साथ होता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप 6 क्लास के छोटे बच्चे हैं, सही है, और 5 क्लास से नए हैं, तो बात समझ में आ गई। कुछ हमने सोचा, फिर उसके मुताबिक में सोचा कि यार ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, फिर उसके लिए हमने कोई तजुर्बा करके दिखा दिया, तजुर्बे ने हमें बता दिया कि जो हमारी राय थी वो सही है या गलत है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, अपनी राय साबित करने के लिए तजुर्बा करते हैं,
सही है। और राय गलत भी साबित हो सकती है, सही भी हो सकती है, क्योंकि ये ट्रायल होता है, कोशिश होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार बिल्कुल वैलिड बिल्कुल सही होगी। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट निकाल लिया तो हम किस पे पहुंच जाते हैं, किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। नतीजे पे पहुंचते हैं, ठीक है। कि हमने जो भी तजुर्बा किया उसके बाद जो है हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है, ये नतीजा आया है। बात समझ में आ गई? यानी कि हमारे पास नतीजा आ गया है कि जी वो जो 3 शरबत हमने बनाए थे वो तीनों के तीनों बेकार हैं। बल्कि सही शरबत कौन सा है? सही शरबत वो है जो कि सिर्फ एक पैकेट और पानी से मिलकर बना है, वो सही शरबत है। सही है। अच्छा, जो सही राय होगी वो भी आपके एक्सपेरिमेंट से ही साबित होगी, और गलत राय भी आपके एक्सपेरिमेंट से ही साबित होगी, क्योंकि आप एक चीज़ के बारे में एक राय नहीं देते, बल्कि एक से ज़्यादा राय हम देते हैं। ठीक है। मोमबत्ती जल रही है, क्यों जल रही है? ठीक है। उसकी रोशनी क्या है, ये अब मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगा, उसकी रोशनी क्यों आ रही है, उसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है, उसकी रोशनी क्यों जा रही है। तो ये सारी राय हमने कायम की है। इस राय की बुनियाद पे, यानी कि हर राय की बुनियाद पर अगर हमने 10 राय कायम की तो उसमें से हम करेक्शन करते हैं कि ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है, और उसके बाद फिर 3-4 राय हम लेके उन पर तजुर्बा करते हैं, और तजुर्बे से हम कोई सही नतीजा निकालते हैं। ठीक है। नतीजा तजुर्बे की बुनियाद पर। ठीक है। कोई भी जो हम सही नतीजा निकालते हैं, यानी कि जो बिल्कुल वैलिड रिज़ल्ट होता है, वो किसकी बुनियाद पे निकलता है? हमारे तजुर्बे की बुनियाद पे निकलता है। कोई भी रिज़ल्ट आप तजुर्बे के बाहर नहीं दे सकते। बात समझ में आ गई? अब ये जो तजुर्बा, बार बार तजुर्बा करके कोई नया नतीजा निकालना, बार बार तजुर्बा करके कोई नया नतीजा निकालना, और हर तजुर्बे के बाद एक मुताबिक नतीजा निकाल लिया। ठीक है। हम एक तजुर्बा नहीं, जिस तरह हमने राय बहुत सी कायम की होती हैं, उसी तरह हमें तजुर्बे भी बहुत से कायम करने पड़ते हैं, ताकि हम अपनी ऑब्ज़र्वेशन को वैलिड करार दे सकें, यानी कि अपने मुशाहिदे को सही साबित कर सकें। सही है। अपने हाइपोथेसिस को सही साबित कर सकें। और बार बार जब ये हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और उसके नतीजे में जो हमारे पास आंसर, एक ही आंसर बार बार आ रहा होता है, यानी कि एक ही नतीजा बार बार आ रहा होता है, बार बार आ रहा होता है, उस नतीजे को हम किसका नाम दे देते हैं? थ्योरी का नाम देते हैं। और यही जो आपका साइंटिफिक मेथड है कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट और थ्योरी से गुजरकर जो नतीजा कायम करते हैं हम, वो क्या कहलाता है? डिडक्शन में आता है। एक नतीजा कायम किया हमने इस प्रोसेस से गुजर कर, सही है। फिर इसी फील्ड का हमने दूसरा नतीजा कायम किया दोबारा इसी प्रोसेस से गुजर कर, फिर हम इसी फील्ड में तीसरा नतीजा कायम करते हैं इसी प्रोसेस से गुजर कर। यानी कि एक मलेरिया डिजीज़ है और उस पर हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसको डिस्कवरी कर रहे हैं उसकी, और बार बार हम इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इसको हम डिडक्शन का नाम देंगे। सही है। यानी कि हर बार हम पीछे वाली चीज़ को नहीं लेके चल रहे, बल्कि हर बार हम नई क्रिएटिविटी ला रहे हैं। सही है। अपनी चीज़ को समझने के लिए हम बार बार नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए तरीके से अपने साइंटिफिक मेथड को, अपने साइंटिफिक तरीके को लेकर चल रहे हैं, और एक नई थ्योरी, एक नया नतीजा दे रहे हैं। ठीक है। इसका नाम है डिडक्शन। कि कोई भी चीज़ साबित करने के लिए आप बार बार साइंटिफिक मेथड यानी साइंटिफिक तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। इन्फेरेंस क्या है? इन्फेरेंस बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ जो नतीजे आए हैं, यानी कि पिछले जो नतीजे हैं, डिडक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि डिडक्शन हम नए नतीजे निकालते हैं, हम पीछे वाले से कोई हेल्प नहीं लेते, यानी कि जो नया नतीजा है वो पीछे वाला उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। मैंने एक नतीजा पेश किया और मेरे मुकाबले में कोई नया नतीजा आ गया उसी फील्ड में, सही है, तो मेरा जो नतीजा है वो बेकार हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। सही है। उस पर कोई वर्कआउट नहीं होगा मज़ीद, या उसको लेकर आगे नहीं चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? हर वो चीज़, यानी कि हर वो एक्सपेरिमेंट, हर वो थ्योरी जिसमें हम नई थ्योरी बनाते हैं और पीछे वाली को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर नई थ्योरी बनाई, पीछे वाली को रिजेक्ट कर दी, उस थ्योरी को, उस तरह के थ्योरी को, उस तरह के नतीजे को हम डिडक्शन का नाम, इस्तखराज का नाम देते हैं। ठीक है। इस तरह हम इन्फेरेंस की, इस्तिंबात की बात करते हैं। तो इसमें हमने अगर 3 थ्योरीज़ ली हैं,
ठीक है, यानी कि 3 नतीजे निकाले हैं तजुर्बे की बुनियाद पर। अब जो हम चौथा नतीजा निकालेंगे उसके लिए हमें शुरू से साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ये जो हमने पिछले 3 नतीजे निकाले थे इनकी बुनियाद पर ये चौथा निकालेंगे कि जी इसमें ये ख़ासियत थी, इसमें ये ख़ासियत थी, इसमें ये ख़ासियत थी, तो यकीनन इसमें ये ख़ासियत हो सकती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि दरअसल इनके फ़र्क हम देखें, फ़र्क से हम आसानी से समझ लेंगे। इसमें पीछे की थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, जबकि इन्फेरेंस में पीछे की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए ही नई थ्योरी दी जाती है। ठीक है, आज समझ में आ गई। इसमें जो है इंडिविजुअली नतीजा कायम किया जाता है, यानी कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट, कोई भी डिस्कवरी कर रहे हो तो उसके लिए आप इंडिविजुअली पूरा काम खुद करोगे, उसके बाद फिर कोई भी नतीजा कायम करोगे। सही है, और इसके लिए आपको पूरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फेरेंस के लिए पूरा काम कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पिछले लोगों ने काम किया, पिछली थ्योरीज दी हैं, उनकी बुनियाद पे आप नया काम करोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जो है वो डाइनिंग टेबल पर आए हो, ठीक है। अब डाइनिंग टेबल आपको सेट करनी है, पर आप देख रहे हो कि बिरयानी रखी हुई है, कौरमा रखा हुआ है, दैन खीर रखी हुई है, फिर सैलड रखा हुआ है, फिर बिरयानी, फिर खीर, फिर कौरमा, और फिर जगह खाली, फिर सैलड, और इसी तरह फिर बिरयानी, फिर खीर, फिर कौरमा, फिर सैलड, फिर बिरयानी, फिर कौरमा, फिर खीर, फिर सैलड। इस तरतीब से रखे हैं, पहले बिरयानी, फिर कौरमा, फिर खीर, फिर सैलड। पर बीच वाले में बिरयानी और कौरमे के बाद एक गैप है, और उसके बाद क्या है? सैलड है। उस गैप में क्या आएगा आपके ख़्याल में? पीछे और आगे अगर हम देखें, उस बीच वाले हिस्से के अलावा पीछे और आगे की तरफ देखें तो वहाँ पे है एक बिरयानी, उसके बाद कौरमा, उसके बाद फिर खीर, उसके बाद फिर सैलड। आगे की तरफ भी यही सीरीज़ है, बिरयानी, कौरमा, खीर, फिर सैलड। बीच में जो है वो बिरयानी, कौरमा, पर बीच में कुछ भी नहीं है, और फिर उसके बाद सैलड है, यानी कि तीसरी जो डिश है वो खाली है। तो उधर क्या आएगा? आपने पिछली राय देखी, क्या राय देखी? कि जो इससे पहले वाला जो प्रोसेस है, बिरयानी, कौरमा, खीर, सैलड, वो, और इसके बाद वाला प्रोसेस बिरयानी, कौरमा, खीर, सैलड, वो सेम है। यानी कि इसका मतलब ये बिरयानी, कौरमा के बाद क्या आएगी? खीर आएगी, और सैलड से पहले क्या आएगी? खीर आएगी। आपने उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए उस काम को तरतीब दे दिया, और वो काम हमेशा सही होता है। सही है, बात समझ में आ गई? ज़्यादातर, अक्सर उबेशतर इन्फेरेंस बिल्कुल करेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसमें हम पीछे की थ्योरी का, पीछे के नतीजों का इस्तेमाल करते हुए एक नया नतीजा देते हैं। डिडक्शन और इन्फेरेंस समझ में आ गई? इसमें पीछे की थ्योरी बेकार हो जाती है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि इसमें पीछे की थ्योरीज का इस्तेमाल करते हुए हम नई चीज़ बताते हैं। जिस तरह एक छोटी सी एग्जाम्पल है, उसके बाद क्लास वर्क की तरफ चलते हैं। लकड़ी है, इसको बनाने वाला कोई है, घर है, इसको बनाने वाला कोई है, बोर्ड है, इसको बनाने वाला कोई है, मार्कर्स हैं, उनको बनाने वाला कोई है। तो मैं कहता हूँ जब इन चीज़ों को बनाने वाला कोई है, अब समंदर में देखता हूँ, मैं बोलता हूँ समंदर को भी बनाने वाला कोई है। तो मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी और मैंने ये तसव्वुर किया कि उसको बनाने वाला यकीनन कोई है। उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि जिस तरह इन चीज़ों को बनाने वाला कोई है, इस तरह समंदर को भी बनाने वाली कोई ज़ात है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ बच्चों। नंबर 1, ठीक है। सेकंड है साइंस तरीक़ेकार बयान करें।
साइंसी तरीक़ेकार बयान करें। तरीक़ेकार बयान करें। थर्ड है, इस्तिंबात से क्या मुराद है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साइंस की मुख्तलिफ महारतें सहर फहरिस्त लिखें। अगर पेज नंबर 8 पे आओ, आप पेज नंबर 8 पे आते हो तो आपको बाकायदा साइंस की महारतें, चंद अहम साइंसी महारतें लिखी हुई हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ महारतों के नाम दिए हुए हैं। ये सारे नाम आपने लिखने हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन लिखने हैं। आपने इस तरह लिखना है कि आपने बीच में थोड़ी सी लाइन खींची, इस तरह डबल पेज में हाशिया खींचा, इधर लाइन खींची और उसके बाद फिर कुछ नाम इधर लिख लिए और कुछ नाम इनके सामने लिख लिए। कोशिश करना है दोनों बराबर हो जाएं, पर एक दो ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं है अगर लाइन आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइंसी तरीक़ेकार बयान करें। तो साइंसी तरीक़ेकार के स्टेप्स थे, क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला मुशाहिदा, फिर आ गया हमारे पास हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद रिज़ल्ट, उसके बाद फिर थियरी, ठीक है। ये पांचों जो चीज़ें हैं ये आपने अपने अल्फाज में हेडिंग वाइज, सही है, वन हेडिंग, पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, हेडिंग वाइज इनको लिखना है इस सवाल में, सही, बयान करना है, यानी कि थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। इस्तिंबात की तरफ आते हैं, इन्फेयरिंग की तरफ। इस्तिंबात आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस्तिंबात से क्या मुराद है, जस्ट इसकी तारीफ़ लिखनी है कि इस्तिंबात क्या है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। हर क्वेश्चन पे आपने कोशिश करनी है कि आप वीडियो पोस्ट करो और क्वेश्चन का आंसर लिखो फर्स्ट, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाओ। बात समझ में आ रही है? अगली तरफ अब हम चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क डन हो गया। होमवर्क में हमने आपको देना है कुछ सरगर्मियाँ, सही है। पेज नंबर 8 पर देखें, आपको एक सरगर्मी दी हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि माइकल फ्राडे जो है उसने मोमबत्ती को देखकर 50 मुशाहिदे कायम किए। कितने मुशाहिदे? 50 मुशाहिदे, यानी कि उसने अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए 50 मुशाहिदे कायम किए, सही है। यानी कि सेंसेस की मदद से गौर व फ़िक्र किया मोमबत्ती के ऊपर और गौर व फ़िक्र करके 50 राय पेश की, मुशाहिदे कायम किए कि ये हो सकता है, इसकी रोशनी इस वजह से, इसमें जो है वो स्मेल जो आ रही है वो इस वजह से आ रही है, उसके अलावा इसकी हरारत इस वजह से, ये कम हरारत इस वजह से दे रहा है। मुख्तलिफ़ मुशाहिदात उसने पेश किए। आपने क्या करना है, अब ये जो इसने 50 और कमोबेश 50 और 53 मुशाहिदात उसने पेश किए, आप भी जलती हुई मोमबत्ती का मुशाहिदा कीजिए और अपने मुशाहिदात नोट कीजिए। आपने होमवर्क में क्या करना है, घर से पेज नंबर 8 पर जो एक्टिविटी मौजूद है, इस पर पेज नंबर 8 पर मौजूद सरगर्मी, ठीक है, आपने अपने मुशाहिदात बनाने। एटलीस्ट कोशिश करें कम से कम 10 मुशाहिदे आप दें, सही है। यानी कि अपनी 10 राय मोमबत्ती के जलने पे सिर्फ कायम करें कि मोमबत्ती आया क्यों जल रही है, सही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग सरगर्मी आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 10 पे, ठीक है। पेज नंबर 10 पर आपको एक और सरगर्मी दिखती है। इसमें आपने क्या करना है, मुशाहिदा और इस्तिंबात नोट करना है। किसकी बुनियाद पर? तस्वीर की बुनियाद पर। आपके पास 2 तस्वीरें दी हुई हैं, सही है, एक ये बच्चे की और एक जो है ये फॉरेस्ट की तस्वीर दी हुई है। इन दोनों को देखते हुए आप दोनों में से किसी एक का मुशाहिदा और इस्तिंबात, 1 2 3 जितने आपसे हो सकें उतने मुशाहिदात और इस्तिंबात आपने लिखने हैं, इसके अपने पास नोट करने हैं। इससे होगा क्या
कि आपको भी साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग चीज़ों पर गौर व फिक्र करना आएगा। ठीक है, पेज नंबर 10 पर। और एक बहुत छोटा सा काम ये करना है कि अभी जो हमने जितना सब कुछ पढ़ा, लेक्चर का जो पैटर्न था, आपने उस पैटर्न को एज इट इज़ सफाई का ख्याल रखते हुए और समझते हुए ये नहीं कि टोटल वीडियो से छापते जाओ, समझने की कोशिश करो कि कौन सा पॉइंट जो है वो किस लॉजिक को कनेक्ट कर रहा है, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, और उस तरह आप अपनी कॉपी पे उतारो। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने उतारा था वैसे ही आप अपने पास उतार दो। जिस तरह आप बासानी समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, आप भी उस तरह सफाई का ख्याल रखते हुए अपनी कॉपी पे पूरा का पूरा जो लेक्चर था उसको कॉपी करें, और ये 2 सरगर्मियाँ भी अपनी कॉपी में करें। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।